लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। अब कैटालिसिस के दो टाइप्स है। ये कौन से बेसिस पे हुए? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट यूज्ड इन दैट रिएक्शन। यानी रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट है उनका फिजिकल स्टेट क्या है, और हम जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं उसका फिजिकल स्टेट क्या है। उस बेसिस पे कैटालिसिस के दो टाइप्स हो सकते हैं, याद रखना। सो कैटालिसिस आर ऑफ टू टाइप्स। कौन से बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ physical state, on the basis of physical state of reactant and catalyst used। अब सबसे पहला जो वैरायटी आएगा वो होगा होमोजीनियस कैटालिसिस। सो लेट्स डिस्कस होमोजीनियस होमोजीनियस कैटालिसिस। अब देखिए नाम से पता चल रहा है, होमोजीनियस कैटालिसिस बोले तो ये ऐसा फेनोमेनॉन है जिसमें रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट और कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट सेम होगा। या तो गैस होंगे या लिक्विड्स होंगे, वो बात की बात है। यानी मान के चलो रिएक्टेंट गैस है तो कैटलिस्ट भी गैस होगा, और रिएक्टेंट लिक्विड है तो कैटलिस्ट भी लिक्विड ही होगा। ऐसा जो कैटालिसिस होता है उसे होमोजीनियस कैटालिसिस कहना चाहिए। सो द phenomenon in which physical state of reactant and catalyst are same is known as, इसी को हम बोलेंगे होमोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस कैटालिसिस। अब इसके बहुत सारे बेहतरीन एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला नोटेबल एग्जाम्पल हम बोलेंगे इन्वर्शन ऑफ केन शुगर। सो इन्वर्शन ऑफ केन शुगर इज एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल। अब देखिए इसमें होता क्या है। केन शुगर बोले तो सुक्रोज सॉल्यूशन हमने लिया जिसका फिजिकल स्टेट होगा लिक्विड। उसका हाइड्रोलिसिस अगर आप कराते हैं यूजिंग डाइल्यूट एसिड लाइक HCl जो लिक्विड फॉर्म में होगा, तो हमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मिक्सचर मिलेगा। तो आपको यह समझने की जरूरत है कि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों के फिजिकल स्टेट्स देखिए यहाँ पे सेम है। जैसे कि C12 H22 O11, इसका हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया, दिस इज केन शुगर, दैट इज सुक्रोज। अब इसका हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। सो हाइड्रोलिसिस कराने के लिए हम यूज कर रहे हैं HCl का एक्वस सॉल्यूशन। सो दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ C6H12O6 एक्वियस। मान के चलो ये हमारा ग्लूकोज है और इसके साथ आपको फ्रुक्टोज भी मिलेगा, दैट इज C6H12O6 एक्वियस, व्हाट वी कॉल्ड फ्रुक्टोज। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एसिड रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है। दिस इज एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों के फिजिकल स्टेट्स एक समान है, इसलिए ये होमोजीनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल हुआ। टेक अनदर एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट important example is formation of SO3 gas from SO2 gas using nitric oxide, that is NO gas, as a catalyst। कैटलिस्ट के तौर पे हम जिसे यूज कर रहे हैं दैट हैपेंस टू बी द नाइट्रिक ऑक्साइड। सो इसको हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। व्हेन SO2 गैस इज ट्रीटेड विद ऑक्सीजन व्हिच इज इन टर्न इन गैसियस स्टेट,
in presence of catalyst that is nitric oxide that will lead to the formation of SO3 gas. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये reactant है which is in gaseous state and catalyst whatever using right here is in gaseous state. इसलिए ये भी homogeneous catalysis का example है. ऐसे कई examples हम लोग दे सकते हैं. Take another example that is by hydrolysis hydrolysis of methyl acetate ये एक एग्जाम्पल हुआ. अब मिथिल एसीटेट CH3COOCH3 इसका आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया, इसका हाइड्रोलिसिस कराने की आप कोशिश कर रहे हैं. यहाँ पे हम यूज करेंगे HCl एक्वियस या लिक्विड HCl भी इस्तेमाल हो सकता है. हाइड्रोलिसिस होने के बाद हम लोगों को मिलेगा एसिटिक एसिड एक्वियस प्लस मिथेनॉल एक्वियस. अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिएक्टेंट जो है वो लिक्विड स्टेट में है और कैटलिस्ट जो यूज हो रहा है वो भी लिक्विड स्टेट में ही प्रेजेंट है. तो ये जितने भी हमने अभी तक के एग्जांपल्स लिए वो सभी के सभी होमोजेनियस कैटालिसिस के एग्जांपल है. अब देखेंगे होमोजेनियस कैटालिसिस का मैकेनिज्म क्या होता है. नॉर्मली ये 2 स्टेप में होता है. पहली जो स्टेप होती है उसमें इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, यानी कि रिएक्टेंट टेंड टू कंबाइन विद कैटलिस्ट प्रोड्यूसिंग इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स. So step number 1 of the reaction involved is the formation of intermediate complex. अब यहां क्या होगा, सबसे पहले रिएक्टेंट के साथ कैटलिस्ट रिएक्ट करेगा. जैसे मान के चलो A इज रिएक्टेंट, C इज कैटलिस्ट. So reactant and catalyst both combine together producing CAC that is intermediate complex. ये हमारा intermediate complex है जो पहले स्टेप में प्रोड्यूस होगा. अब दूसरे स्टेप में प्रोडक्ट फॉर्मेशन, स्टेप नंबर 2 इन्वॉल्व. सो स्टेप नंबर 2 इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. अब देखिए प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए 2 रास्ते हैं. पहला, या तो इंटरमीडिएट खुद डिकम्पोज हो और हमें प्रोडक्ट दे. ये एक हमारे पास ऑप्शन है, जैसे AC which happens to be the intermediate complex, it may undergo decomposition producing product. और यहाँ पे देखिए कैटलिस्ट जो है वो रिकवर हम कर सकते हैं. हमें पता होना चाहिए कैटलिस्ट रिएक्शन के अंदर कभी कंज्यूम नहीं होता. अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि या तो ये किसी और के साथ रिएक्ट करे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो. जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स आया AC, इट मस्ट रिएक्ट विथ समथिंग एंड इसका कन्वर्शन वो प्रोडक्ट में करे. सो ये हमारा प्रोडक्ट होगा और यहाँ भी कैटलिस्ट को हम रिकवर कर सकते हैं. तो ऐसे 2 स्टेप में होमोजेनियस कैटालिसिस एक्सप्लेन किया जा सकता है. So it was all about homogeneous catalysis. Let's discuss heterogeneous catalysis. अब heterogeneous catalysis वो phenomenon है जिसमें reactant और catalyst इनके physical states differ करेंगे. Normally क्या होता है, reactant या तो liquid होगा या गैस होगा, लेकिन catalyst इन टाइप के reactions में हम जो यूज करते हैं वो होता है solid. So such type of catalysis are known as heterogeneous catalysis. So the phenomenon, it is the phenomenon in which physical state of reactant and catalyst are different is known as heterogeneous catalysis. इसी को हम लोग
हेटेरोजेनियस कैटालिसिस बोल सकते हैं। अब इसमें हम लोग कहीं एग्जांपल्स दे सकते हैं, नंबर ऑफ एग्जांपल्स कैन बी सजेस्टेड। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजिनेशन, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। अब हाइड्रोजिनेशन करते समय वेजिटेबल ऑयल का फिजिकल स्टेट होता है लिक्विड, उसे हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट निकेल। नॉर्मली वी यूज रैनी निकेल, रैनी निकेल इज एलॉय ऑफ निकेल विद एल्यूमिनियम इनकॉर्पोरेटेड बाय NaOH। तो कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट यहाँ पे है सॉलिड। तो हम लोगों को ये समझने की जरूरत है, जैसे वी आर टेकिंग व्हाट, वेजिटेबल ऑयल जिसका फिजिकल स्टेट होगा लिक्विड, इसका हाइड्रोजिनेशन हम कर रहे हैं यानी गैसियस हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकेल विच हैपेंस टू बी सॉलिड। ऐसा करने से हमें मिलता है वनस्पति घी। वी कैन हैव वनस्पति घी जिसका फिजिकल स्टेट होगा सॉलिड, इनफैक्ट इट इज ए सेमी सॉलिड। अब यहाँ पे ये रिएक्टेंट है जिसका फिजिकल स्टेट कैटलिस्ट के फिजिकल स्टेट से मेल नहीं खाता, यानी कैटलिस्ट और रिएक्टेंट इनके फिजिकल स्टेट्स अलग अलग है। सो ये पहला एग्जांपल। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल हम दे सकते हैं कि इन हाबर्स प्रोसेस, इन हाबर्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, दैट इज NH3 गैस। अब अमोनिया गैस प्रोड्यूस करते समय हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन गैस के साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आयरन। अब डेफिनेटली आयरन सॉलिड स्टेट में होगा, सो दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस। अब यहाँ पे क्लियरली देखा जा सकता है जैसे कि रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट गैस है और आयरन जिसे हम कैटलिस्ट के तौर पे यूज कर रहे हैं उसका फिजिकल स्टेट है सॉलिड। सो रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट इनके फिजिकल स्टेट्स अलग है, दैट्स व्हाई दीज आर एग्जांपल्स ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। इनके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस में कैटलिस्ट और रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट डिफर करता है। सो नंबर ऑफ एग्जांपल्स कैन बी गिवन। अब इसके बाद हम बात करेंगे एडसॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस की। लेट्स डिस्कस एडसॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। अब यहां पे एक चीज आप याद रखें कि पहले का जो ओल्ड कंसेप्ट था इस थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ओल्डर व्यू, ऐसा माना जाता था कि रिएक्टेंट गेट एडसॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, उसके बाद कैटलिस्ट अलाउ करेगा रिएक्टेंट को सरफेस पे, रिएक्शन होगी, एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन की कम करने का काम कैटलिस्ट करेगा। एडसॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करके रिएक्शन का रेट इंक्रीज किया करता था कौन, कैटलिस्ट। लेकिन अब जो मॉडर्न व्यू है इस थ्योरी का, इसमें ओल्ड थ्योरी ऑफ एडसॉर्प्शन कैटालिसिस, उसके बाद और भी दो तीन नए जो एस्पेक्ट्स है उसे मिक्स करके अब कुछ थ्योरी को कमेंस किया गया। सो जिसमें ये कहा गया है कि रिएक्टेंट्स आर डिफ्यूज टू सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, ये सबसे पहली बात याद रखो। सो रिएक्टेंट्स आर डिफ्यूज टू सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। सो कैटलिस्ट के सरफेस के लिए रिएक्टेंट डिफ्यूज होते हैं। अब रिएक्टेंट्स बाद में क्या होगा, कैटलिस्ट का काम होगा सरफेस प्रोवाइड करना, उसके सरफेस पे रिएक्टेंट्स एडसॉर्ब होंगे, याद रखना। सो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स गेट adsorbed on surface of catalyst।
कैटलिस्ट के सरफेस पे एडसॉर्प्शन होगा किसका, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का। अब रिएक्शन जो है कैटलिस्ट के सरफेस पे होगी, आगे कैटलिस्ट रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करेगा, याद रखना। सो रिएक्टेंट्स react with catalyst producing an intermediate complex। तो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होगा जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों एक में के साथ रिएक्ट करेंगे। अब आगे क्या होगा, जैसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, उसका डिसॉर्प्शन होगा, याद रखना। सो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स get dissolved from catalyst सरफेस, यानी कैटलिस्ट के सरफेस पे जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए हैं वो क्या बोलते हैं उसको, डिसॉर्ब होंगे, यानी छोड़ देंगे सरफेस को। बाद में प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स गेट डिफ्यूज्ड अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट, याद रखना। सो प्रोडक्ट molecules get diffused away from surface of the catalyst। सो इस प्रकार से हमें प्रोडक्ट मिलेगा हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के अंदर। सो ये मॉडर्न अप्रोच है एडसॉर्प्शन थ्योरी का टुवर्ड्स हेटेरोजीनियस कैटालिसिस।